स्वागत है आपका P4 पॉलिटी चैनल पे। और हम जो लेके चल रहे हैं आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज, जिसमें लास्ट टाइम हमने कार्ल मार्क्स को कंप्लीट किया था। आज हम फोकस करेंगे हीगल पे। तो आप यदि डायरेक्ट हीगल की वीडियो देख रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप पहले जाके कार्ल मार्क्स की वीडियो देखें, क्योंकि कार्ल मार्क्स को कंप्लीट करते हैं हीगल और हीगल को कंप्लीट करते हैं कार्ल मार्क्स। क्योंकि जब लास्ट वीडियो हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते हैं कि जो हीगल है वो अपने सर पे खड़े, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज हम हीगल पढ़ते टाइम इसी चीज़ को फोकस करेंगे कि कार्ल मार्क्स उनको इतना क्रिटिसाइज क्यों करते थे। हीगल अपने आप में जो उनकी स्टेटमेंट है रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, इसमें वो कैसे कांट को करेक्ट करते हैं, कांट की जो स्टेटमेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं और वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हीगल कैसे गॉड को जो स्टेट है उसको गॉड के इक्वल रख देते हैं, कैसे वो अपना एलिनेशन जो कॉन्सेप्ट है जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है उसके बारे में वो अपनी जो स्टेटमेंट देते हैं। तो आज हम हीगल पे इस हिसाब से फोकस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेसिकली वहाँ पे यही है कि मैं आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ उसके जो बेसिक जो क्वेश्चन है क्विज फॉर्म में वहाँ मैं डालता हूँ। 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, तो वो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक होते हैं, उससे बस यही पता लगता है कि आपने जो पढ़ा है उसका जो बेस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। बाकी क्वेश्चन तो चलो हो जाएंगे, जो बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, वो आपकी क्लियर है या नहीं, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं। खैर, अभी हम हीगल पे फोकस करते हैं। तो हीगल को स्टार्ट करने से पहले, हीगल का जो जन्म है जो होता है उनका अगस्त 1770 में वहाँ जर्मनी में, लेकिन जर्मनी उस टाइम पे जाना जाता था प्रोशिया के नाम से। ये पर्शिया वो नहीं है जो ईरान वाला, बेसिकली आपको इसमें डिफरेंस रखना है। ये प्रशिया है जो कि जर्मनी उस टाइम पे नाम से जाना जाता था। और जो हीगल हैं वो उस टाइम से बिलोंग करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से बिलोंग करते हैं। वो बिलोंग करते हैं जब नेपोलियन का टाइम था, उससे बिलोंग करते हैं। और जब नेपोलियन ने जो प्रशिया की जो आर्मी थी उसको हरा दिया था, उसके बाद हीगल काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं नेपोलियन से। और वो रिप्रेजेंट करते हैं नेपोलियन को, क्या, यूनिवर्सल स्पिरिट, कि कैसे नेपोलियन घोड़े पे आया और उसने प्रशिया की जो आर्मी है उसको हरा दिया। तो वो जो नेपोलियन को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए यूनिवर्सल स्पिरिट के तौर पे। ठीक है। उनके जो फादर हैं जॉर्ज हीगल, वो एक माइनर ऑफिशियल थे, लेकिन उनकी जो मदर है वो वेलो फैमिली से आती हैं, मारिया हीगल। उनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने स्टार्ट की थी एजुकेशन एक सेमिनार से, जहाँ पे वो स्टडी करते थियोलॉजी एंड फिलोसफी, और वो ग्रेजुएट हो जाते हैं 1793 में। उनके जो करियर के बारे में बात करें तो उनके जो करियर है वो स्टार्ट होता है टीचिंग से, जिसमें वो फ्रैंकफर्ट, बर्न वगैरह यहाँ पढ़ाते हैं। और 1801 में वो अपना एक इंपॉर्टेंट वर्क है वो अपना पब्लिश करते हैं। जब हम वर्क देखेंगे उसमें हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद वो प्राइवेट लेक्चरर के तौर पे भी काम करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वियना 1801 में। उसके बाद वो अपॉइंट हो जाते हैं प्रोफेसरशिप के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में 1816, लेकिन वहाँ से भी वो मूव कर जाते हैं बर्लिन 1818 में। और 1831 बर्लिन जर्मनी में उनकी क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अब हम देखते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैंने 1801 अभी जो बताया था मैंने आपने, डिफरेंस बिटवीन, जो वो बताते हैं डिफरेंस बिटवीन फीस एंड सीलिंग सिस्टम ऑफ फिलोसफी, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं फीस के आइडियलिज्म को और सीलिंग्स के नेचर फिलोसफी को। इस वर्क में वो क्या करते हैं, वो बिगनिंग करते हैं हीगल की जो खुद की जो फिलोसफिकल सिस्टम है उसमें वो स्टार्टिंग करते हैं। तो और उसका जो प्रभाव है वो उनके जो बाद के जो वर्क है उसमें हमें दिखाई देता है। दूसरा उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो 1807 में आता है, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेंस परसेप्शन एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में बात करते हैं। जब एब्सोल्यूट नॉलेज की बात करेंगे तो आगे जो कॉन्सेप्ट है इनका डायलेक्टिक आइडियलिज्म, वो हम देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे वो कांट को करेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी बेसिकली आपको वर्क पे ध्यान कर रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें वो बताते हैं ये फाउंडेशनल टेक्स्ट आउटलाइंस हीगल डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं। अब यहीं पे हम देखें तो डायलेक्टिकल जो सिस्टम है, डिबेट्स वगैरह, डिस्कशन वगैरह, सोक्रेटिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं क्योंकि ये खुद एक आइडियलिस्ट है। लेकिन यहीं पे यदि मार्क्स क्या कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं डायलेक्टिक जो आपका आइडियलिज्म पे तो विश्वास ही नहीं करते, वो मटेरियलिज्म पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड फ्रीडम, जब उनका जो हम कॉन्सेप्ट जो एलिनेशन एंड द फ्रीडम, जिसमें वो रूसो के साथ जो अपने आइडियाज उनके मैच होते हैं, तो वो हम देखेंगे जब उनका जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम, जब हम स्टडी करेंगे। बेसिकली अभी हम वर्क पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है साइंस ऑफ लॉजिक, जिसमें वो एग्जामिन करते हैं नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिक, फोकस करता है कॉन्सेप्ट सच एज बीइंग, एसेंस एंड द
कॉन्सेप्ट के बारे में, वो प्रोवाइड ए डिटेल अकाउंट ऑफ हीगल डायलेक्टिकल लॉजिक के बारे में बात करते हैं, इन्फ्लुएंस इन फिलोसफिकल एंड लॉजिकल थ्योरीज, इसमें साइंस ऑफ लॉजिक बेसिकली वो थोड़ा साइंटिफिकली होने की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आइडियलिज्म पे भी फोकस रखते हैं। नेक्स्ट जो वर्क है उनका जो फिलोसफिकल साइंस है, जो कि 1817 में आता है, जिसमें वो बात करते हैं सिस्टमेटिक समरी ऑफ हीगल फिलोसफिकल सिस्टम कवरिंग लॉजिक, नेचर एंड द स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, और उसमें वो ओवरव्यू करते हैं एंटायर फिलोसफिकल सिस्टम सर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज, बेसिकली इसके बारे में वो बात करते हैं। लास्ट जो उनका वर्क है वो है फिलोसफी ऑफ राइट, जिसमें वो डिस्कस करते हैं एथिकल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में एंड नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में। इसमें वो एक्सप्लोर करते हैं रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द एथिकल लाइफ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल फिलोसफी। आइडियलिस्ट है तो फिलोसफी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब उनकी जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, जिसमें जो रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, जिसमें वो बात करते हैं, वो करेक्ट करते हैं, मैंने इनिशियल स्टेज पे मैंने बताया था कि वो करेक्ट करते हैं कांट को, ठीक है। लेकिन कांट को क्यों करेक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट से? पहले हम कांट को देख लेते हैं कि कांट क्या बोलते हैं, फिर उसको हीगल क्रिटिसाइज करते हैं और करेक्ट भी करते हैं। तो कांट कहते हैं, कांट को सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स बोला जाता है। तो यदि फादर ऑफ एथिक्स के बारे में बात करें तो सोक्रेटिस हो गए, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो आपके कांट हो जाएंगे। कांट अपने आप में एक रैशनलिस्ट थे, ठीक है। वो ये तो समझते थे कि वो जो रियलिटी है, जो मैटर है, उसको तो समझते ही थे, लेकिन वो उसके साथ वो कहते थे कि आइडिया भी है, गॉड के साथ भी वो कुछ कॉन्सेप्ट रखते थे। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो वर्ल्ड है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एम्फेसाइज करते हैं लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो कैसे बताते हैं कि जो नॉलेज जो सिस्टम है, वो जो ह्यूमन का जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड क्यों है। वो बताते हैं कि वो वर्ल्ड को क्या कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया आपका फिनोमेना, जिसमें क्या वर्ल्ड एज एक्सपीरियंस्ड, मतलब आदमी जो चीज एक्सपीरियंस करता है उसी की वजह से वो चीजें वो समझता है, उसी चीज को वो एक्सप्लेन करता है। बेसिकली जो चीज आपने नहीं देखी उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। इसमें वो बताते हैं फिनोमेना के दो हिस्सों में, मैंने आपको बताया वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटते हैं, आपका फिनोमेना एंड न्यूमेना। तो फिनोमेना में बताते हैं कि जो चीज आपने देखी है, जो चीज आपने एक्सपीरियंस की है किसी इंसान ने, वो उसी के बारे में जान पाएगा, उसी को वो एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। और जो दूसरा जो वर्ड है वो है न्यूमेना, जिसमें वो बताते हैं कि जो आइडियाज है, क्योंकि जो संसार है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि जो आदमी है उसको सब कुछ ही पता है, ठीक है, वो सब कुछ ही अपनी रीजनिंग लगा के सब कुछ ही जान लेगा। इसमें वो बात करते हैं फिनोमेना और न्यूमेना। तो फिनोमेना में तो यही है कि जो आदमी क्या है, जो चीज एक्सपीरियंस की है उसको वो एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन न्यूमेना में क्या है, द वर्ल्ड एज इट इन इट सेल्फ, लेकिन वो तो बहुत बड़ा है। यदि आज भी देखें तो वर्ल्ड क्या है, जो यूनिवर्स है अपना एक्सपेंड हो रहा है, जो सारी नॉलेज है वो आपको नहीं पता है। तो वही बात यहाँ पे जो कांट है वो कहने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करके, कि फिनोमिना वो संसार का वो हिस्सा जो इंसान ने एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है। तो इससे क्या होता है कि उसके दिमाग पे वो नॉलेज इंप्रिंट हो जाती है, और इसी एक्सपीरियंस से वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन से वो अपने एक्सपीरियंसेस से वो नॉलेज गेन करता है। लेकिन वहीं पे नोमेना में वो बताते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ल्ड के जो ऐसे जो चीजें हैं जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं ह्यूमन नॉलेज को। और वो बताते हैं कि हिज फिलोसफी वाज ग्राउंडेड इन द आइडिया अंडरस्टैंडिंग इज शेप्ड बाय इनर्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। बेसिकली उसी के बारे में बात करने की बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज आपके दिमाग पे इम्प्रिंट होगी, तो इसी में क्या है कि वो चीज़ें क्या है कि वो ही नॉलेज आपके दिमाग पे इम्प्रिंट होगी जो चीज़ आपने देखी है, जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है। क्योंकि आज आप किसी भी चीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। आप मैप के बारे में बता सकते हैं, वर्ल्ड मैप के बारे में, इंडिया के मैप के बारे में, ठीक है, रिवर्स के बारे में, जो भी चीज़, ट्री की शेप के बारे में आप बता सकते हैं। वो इसीलिए बता पाते हैं क्योंकि आपने वो देखा है, आपने वो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं की, जो आपके जो कांट बताते हैं न्यूमेना में जो चीज़ आती है वो आपने एक्सपीरियंस की नहीं की, तो आप उसके बारे में क्या बता पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो ह्यूमन नॉलेज है उसको वो लिमिटेड करते हैं। इसीलिए कांट अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जिसमें क्या है एब्सोल्यूट ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद कांट अपना क्या देते हैं, एक अपना कॉन्सेप्ट भी देते हैं जिसमें कैटेगोरिकल इंपेरेटिव उसको बोला जाता है, जिसका मीनिंग है एब्सोल्यूट ड्यूटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बाद में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या करता है कि ये बाद में जो कांट अपनी जो अप्रोच देते हैं, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच देते हैं, उसके लिए बेस तैयार करता है। इसमें क्या है कि वही बात कर रहा है कि एब्सोल्यूट ड्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पे, कि कांट का जो एथिकल वर्क है जिसमें डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है, जिसमें आती हैं एब्सोल्यूट ड्यूटीज। मतलब वही है कि जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ईमानदारी, ऑनेस्टी फॉलो करनी है तो वो हर एक कंडीशन में आपको जो एथिकली वो चीज़ ठीक है,
तो आपको हर एक कंडीशन में वो चीज़ फॉलो करनी है, बशर्ते आपको सच्चाई बोलने से आपको फांसी ही क्यों ना दे दी जाए। लेकिन जो चीज़ कांट के हिसाब से, एक कांट कहता है कि जो चीज़ जो एथिकली ठीक है, करेक्ट है, जैसे ईमानदारी हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, आपको सच बोलना है, ठीक है, तो सच बोलने से यदि आपको फांसी भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सच ही बोलना है। लेकिन जब हम बेंथम पढ़ते हैं तो बेंथम क्या करते हैं, बेंथम अपना थियोलॉजिकल अप्रोच देते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड, ठीक है। तो बेंथम क्या कहता है कि भाई मैं तो देखूंगा कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि नेचर ने मुझे दो चीज के बीच में रखा है, प्लेजर एंड पेन। तो आदमी क्या करता है, प्लेजर सबसे ज्यादा सीख करता है और पेन को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो वो कहेगा कि यदि सच बोलने से मुझे प्लेजर मिलता है, ठीक है, खुशी मिलती है, तो मैं सच बोलूंगा, और यदि मुझे ये पता लग गया कि यदि सच बोलने से मुझे पेन मिलेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा। तो बेंथम कांट के बिल्कुल ही अपोजिट बताते हैं। तो कांट अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव देते हैं, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट ड्यूटी, तो उसी में इसी के बारे में वो बात करते हैं। और इसी का जो जो ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो कांट का निकल के आता है, आपका डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें आप बात करते हैं, कांट कहता है, कांट हैड दैट द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स हैज टू बी फाउंड इन ह्यूमन रीजन, क्योंकि वो रैशनलिस्ट हैं। तो अब जो ह्यूमन, वो बताते हैं कि किसी भी जो एथिक्स की जो फाउंडेशन है वो पाई जाती है ह्यूमन रीजन में, वो धर्म में नहीं पाई जाती, ठीक है, जो तर्क है इंसान का उसमें पाई जाती है। अब यहाँ पे आते हैं हीगल। हीगल उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको करेक्ट करने की बात करते हैं। अब क्या करते हैं हीगल, क्रिटिसाइज करते हैं कांट को, कि वो क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन फिनोमिना एंड न्यूमेना, ठीक है, क्योंकि कांट का मैंने बता दिया, फिनोमिना में तो ये चीज़ें हैं कि जो इंसान ने देखी हैं, जो संसार में जो चारों ओर चीज़ें हैं जो इंसान ने देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, उसी के बारे में उसको नॉलेज है। और न्यूमेना में जो चीज़ें उसने संसार की, वो चीज़ें हैं लेकिन वो नहीं देखी है इंसान ने, तो उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए उसकी क्या है, नॉलेज क्या है, लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे हीगल आते हैं और वो क्रिटिसाइज करते हैं। हीगल क्या करते हैं, हीगल कहते हैं, हीगल आर्ग्यूड दैट रियलिटी इज रैशनल प्रोसेस दैट नॉलेज कैन प्रोग्रेस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ओवरकमिंग लिमिटेशन कांट सेट। बेसिकली इसी में वो बात करते हैं, रियल इज रैशनल, रियल इज रैशनल। इसमें तो वो क्या बताते हैं कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। इसमें रियल इज रैशनल पहली स्टेट में वो बताने की बात कर रहे हैं कि जो चीज रियल है वो एग्जिस्ट करेगी। जब जो चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में नॉलेज होगी होगी, ठीक है, और वो नॉलेज हम कैसे गेन करेंगे, अपने दिमाग से। हीगल इस बात को कहने की बात करता है, ठीक है। रियल इज रैशनल में वो बात करते हैं न्यूमेना के बारे में, कि भले बशर्ते वो चीजें ना देखी हो इंसान ने, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती हैं, कि रियल क्या है, रैशनल है। बेसिकली इस बारे में बात करते हैं कि यदि रियल कोई चीज है तो वो एग्जिस्ट करती होगी और उसको हम समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान के पास क्या है, दिमाग है, दिमाग से वो चीजें वो समझ सकता है। और इसी के बाद वो उसके बाद कहता है कि रैशनल इज रियल, जिसमें वो टारगेट करता है फिनोमेना को, ठीक है, कि भाई जो चीज़ें जो 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 इंसान क्या है, रैशनल है, ठीक है, रैशनल के साथ साथ वो जो रियल चीज़ें हैं उसको भी समझ सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कांट को थोड़ा बहुत करेक्ट करने की बात करते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं कि आप जो ह्यूमन नॉलेज है उसको क्या करो, लिमिट मत करो। बेसिकली जो चीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल के थ्रू, कांट जो जो सॉरी हीगल है वो कांट को करेक्ट करने की बात करते हैं। जो कांट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था न्यूमेना एंड फिनोमेना, उसको करेक्ट करने की बात करते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं बेसिकली जो हीगल और कांट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो किस हिसाब से वर्क करते हैं, किस हिसाब से अपनी स्टेटमेंट देते हैं। तो हीगल क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि हीगल क्या है, आइडियलिस्ट है और स्टेट को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो वो कहता है कि आदमी क्या है, मीन्स है, और स्टेट क्या है, एंड है। बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आदमी क्या है, इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल के बाद क्या करेगा, वो फैमिली बनाएगा, फैमिली के बाद क्या बनेगी, सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी के बाद क्या होगा, स्टेट बन जाएगा, और स्टेट बनते ही क्या हो जाएगा, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं हीगल, कि यहाँ पे जैसे ही स्टेट फॉर्म करता है एक इंडिविजुअल, जैसे ही फैमिली बनाता है, फिर उसके बाद वो सोसाइटी बनाता है, फिर वो स्टेट बनाता है, तो जैसे स्टेट बनता है वो क्या हो जाता है, वो एंड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हो जाता है, कि वहाँ उससे आगे कुछ नहीं है, स्टेट फॉर्म हो गया, वो ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ कहते हैं कि आदमी को मीन्स की तरह यूज किया जाता है ताकि स्टेट को अचीव किया जा सके, स्टेट को बनाया जा सके, ठीक है। यहीं पे कांट कहते हैं कि आदमी को ईच मैन इज एंड इटसेल्फ, कि आदमी को कभी भी मीन्स की तरह यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई स्टेट को अचीव करने के लिए आदमी का आप यूज करो, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। तो बिल्कुल ही कांट उनके अपोजिट बोलते हैं। हीगल कहते हैं कि जो आदमी है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है, अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस कर सकता है, त्याग सकता है, किस लिए, स्टेट की भलाई के लिए। अब से बेसिकली जब भी मैं आइडियलिस्ट की बात करता हूँ तो स्टेट को तवज्जो देगा। प्लेटो देख लो, हमने प्लेटो कवर किया था, उसमें वो बिल्कुल ही स्टेट को सारी पावर देने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हीगल यही बात कर रहे हैं कि आदमी क्या है, अपनी जो इंटरेस्ट है वो त्याग सकता है, किसके भलाई के लिए, स्टेट की भलाई के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांट कहता है कि आपको ऐसा करना ही क्यों है,
बेसिकली आपको सॉल्यूशन निकालना है कि यदि लड़ाई वगैरह हो रही है, वॉर वगैरह हो रहा है, वॉर में यदि आप चाहते हो कि आदमी स्टेट के लिए सेक्रीफाइस दे दे, तो इससे बढ़िया यही है कि वॉर को खत्म करने का सॉल्यूशन निकाल दूं। ऐसा थोड़ी कि आप सेक्रीफाइस देते ही चले जाओगे, आप सॉल्यूशन निकाल लो। तो इस स्टेटमेंट से हीगल का हमें क्या पता लगता है कि हीगल क्या करता है, जस्टिफाई करता है वॉर को, कि लड़ाई क्या कहता है कि स्टेट में लड़ाई वॉर होना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता लगता है, हीगल कहता है, इससे हमें पता लगता है कि जो लोग रहते हैं, वो आदमी है, वो स्टेट की भलाई के लिए अपने आप के जो इंटरेस्ट है उनको कितना सेक्रीफाइस कर पाते हैं, कितना उसमें देशभक्ति है, कितनी आपकी स्टेट में स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इससे आपकी जो देशभक्ति है वो भी बढ़ती है। जो स्टेट है उसके लिए आपका प्यार बढ़ता है, एक इंडिविजुअल का, जब लड़ाई होती है, वॉर होता है। तो यहीं पे हीगल जस्टिफाई करते हैं वॉर को। लेकिन ये क्या करते हैं, ये पीस को, कांट क्या करते हैं, पीस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, पीस अमंग द नेशंस। ये वॉर को प्रमोट नहीं करते ज़्यादा, यहाँ पे हीगल तो वॉर को प्रमोट करते हैं। अब वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, स्टेट को ज़्यादा पावर देने की बात कर रहे हैं, और इंडिविजुअल को क्या कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस कर दो अपने इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं हीगल फासिज्म को, ठीक है, जहाँ पे स्टेट को ही पावर ज़्यादा दी जाती है। लेकिन जब हम कांट को देखते हैं, कांट की आइडियोलॉजी देखते हैं, कांट की थिंकिंग देखते हैं, तो कांट प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को और इंटरनेशनलिज्म को, जहाँ पे कि दुनिया एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत ही पीसफुल तरीके से हमें रहना है। ऐसा नहीं है हीगल की तरह कि हम स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दें। तो ये बेसिक जो डिफरेंस आपका आता है हीगल और कांट में। और हीगल की जो स्टेटमेंट है, रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल, उसका भी मैंने आप बता दिया कि वो कैसे कांट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी स्टेटमेंट में, ठीक है। अब उनकी देख लेते हैं हम कुछ फेमस स्टेटमेंट, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, जिसमें वो कांट को करेक्ट करने की बात करते हैं। कांट कहता है कि आदमी की जो नॉलेज है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। बेसिकली जो चीज़ वो एक्सपीरियंस करेगा उसी से नॉलेज आएगी, जो चीज़ वो नहीं देखेगा उससे उसको नॉलेज नहीं आएगी। यही याद करो, जब मैंने आपको जॉन लॉक पढ़ाया था, तब उसमें वो जॉन लॉक एक कॉन्सेप्ट देते हैं टबुला रासा, कि मतलब उसका मतलब यही है कि आपका दिमाग जब आप पैदा होते हैं वो बिल्कुल खाली रहता है। जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो संसार में आके, तब आप अपने एक्सपीरियंस से देख के, ऑब्जर्व करके अपने दिमाग पे नॉलेज इम्प्रिंट करते हो। लेकिन सोक्रेटिस इसके अपोजिट बोलता है। सोक्रेटिस कहता है कि नॉलेज आपके दिमाग पे ऑलरेडी इम्प्रिंटेड आती है जन्म से ही, आपको वो सीख, बस उसमें रीजनिंग लगानी है, रीजन लगाना है और समझ लेना है। अपने दिमाग में अपने रीजनिंग लगानी है, रीजन अप्लाई करना है और उसको समझ लेना है। लेकिन जॉन लॉक अपना कॉन्सेप्ट देते टाइम वो क्रिटिसाइज करते हैं सोक्रेटिस को कि ऐसा नहीं है। आदमी जब पैदा होता है तो उसके दिमाग पे क्या होता है, खाली होता है बिल्कुल। वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, संसार में आके चीज़ों को ऑब्जर्व करता है धीरे धीरे, तब जाके क्या होता है, उसके दिमाग पे एक्सपीरियंस से वो नॉलेज इम्प्रिंट होने लगती है। यहीं पे हम कांट को देखते हैं। कांट कहता है कि जो आदमी है उसकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि वो वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट देते हैं, फिनोमेना एंड न्यूमेना। तो फिनोमेना में वही है कि इंसान जो चीज़ देखता है वर्ल्ड में, जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस की है, उसे उसी की नॉलेज होगी। और न्यूमेना में जो क्या है, संसार बहुत बड़ा है और सारी चीज़ें थोड़ी देख ली है इंसान ने, तो इसलिए वो ह्यूमन की जो नॉलेज सिस्टम है उसको लिमिट करते हैं। लेकिन हीगल अपनी रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल में उसको करेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि चारों ओर चीज़ें देखो, और जो रियल है वो तो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट जो करेगा तो आदमी के पास दिमाग और उसको समझ सकता है वो, ठीक है। अब हम उनकी कुछ स्टेटमेंट है ये फोकस कर लेते हैं, पहली हमने देख ली। उसके बाद जो आपका हीगल है वो कहता है कि हिस्ट्री इज ए प्रोग्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम, और वो बताते हैं कि स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बेसिकली अब इस स्टेटमेंट में क्या करते हैं, वो स्टेट को इक्वल रख देते हैं भगवान के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो मार्क्सिज्म का जो मार्क्स को हमने पढ़ा था, जो उनका बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल हमने देखा था, उसमें जो बेस मॉडल है आपका, जो बेस मॉडल था वहाँ पे कैपिटलिस्ट बैठे हैं, ठीक है। और जो पिलर फॉर्म में था वहाँ पे क्या था, आपका स्टेट था। तो स्टेट किसके हिसाब से काम करेगा, यदि पिलर को खड़ा रहना है बेस पे, तो वो किसके हिसाब से काम करेगा, वो बेस के हिसाब से काम करेगा। तो वहाँ बेस क्या है, कैपिटलिज्म है, तो स्टेट कैपिटलिज्म के हिसाब से काम करेगा। तो वर्कर की क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब हीगल क्या कर रहे हैं कि स्टेट को भगवान के बराबर रख रहे हैं। तो ये तो मार्क्स को बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो मार्क्स कहेंगे कि हीगल भाई तुम अपने सर पे खड़े हो, मैं तुम्हें आपके पैरों पे खड़ा करूंगा। तो ये स्टेटमेंट मार्क्स देते हैं हीगल के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए कि आप स्टेट को भगवान के बराबर रख रहे हैं, क्योंकि हीगल तो अपने आप में एक आइडियलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं हीगल की जो स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज आर्ट ऑफ मेकिंग मैन एथिकल। एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन एक आर्ट है जिसकी वजह से जो पढ़ के एजुकेशन लेके आदमी एथिकल हो जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि स्पिरिट ऑफ ए नेशन रिफ्लेक्टेड इन इट्स हिस्ट्री। वही बात है, स्टेट के बारे में हमने बात की थी कि आपको स्टेट को क्या करना है, अपना स्टेट की भलाई के लिए अपने जो इंटरेस्ट है वो भी त्याग सकते हैं, और स्टेट का जो हिस्ट्री है उसको हमें देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो हीगल का फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको बोला जाता है हिस्टोरिकल आइडियलिज्म,
और यहीं पे मार्क्स क्या करते हैं भाई, मार्क्स को तो आइडियलिज्म दिखते ही तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं, क्योंकि आइडिया पे तो बिलीव रखते ही नहीं, वो मटेरियलिज्म पे मतलब बिलीव करते हैं। तो वो बोलेंगे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स होते तो यहाँ ये बोलते। लेकिन ये हीगल की हम बात कर रहे हैं, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री की, जो जानी जाती है हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के नाम से। और ये क्या करती है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि आदमी का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। यहीं पे हम मार्क्स के बारे में याद करें लास्ट वीडियो में, तो मार्क्स का जो एवोल्यूशन उसने बताया था कि मार्क्स क्या जानने की कोशिश करता है, हिस्ट्री को साइंटिफिकली जानने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे साइंटिफिकली हिस्ट्री को जानना है, और ताकि मैं हिस्ट्री के उस इवेंट को जान पाऊं जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, और सोसाइटी में चेंजेस आएंगे तो मैं देखूंगा कि किस वजह से चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ताकि मैं कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकूं और सोसाइटी में कम्युनिज्म ले आऊं। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहला एक्ट आदमी का क्या था, थिंकिंग था या प्रोडक्शन था। इसलिए मार्क्स आपका जो आइडिया देता है कि इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री वन हैज टू लिव, कि हिस्ट्री बनानी है तो किसी को जिंदा रहना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू लिव वन हैज टू ईट, यदि कोई जिंदा है तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। और इन ऑर्डर टू ईट वन हैज टू प्रोड्यूस, यदि खाने के लिए कुछ चाहिए तो आपको पैदा करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन मार्क्स बताते हैं कि आपका पहला एक्ट है प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, वो आप जाके देख सकते हैं। यहां पे ये बात करते हैं कि इस जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में हीगल क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। और हीगल के हिसाब से जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, वो रिजल्ट है मूवमेंट ऑफ आइडियाज, एंड ह्यूमन हिस्ट्री इज रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। क्योंकि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हीगल क्या है, आइडियलिस्ट है, वो हर चीज को आइडिया के साथ कनेक्ट करेगा। तो वो यही कह रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइडियाज, एंड ह्यूमन हिस्ट्री रिफ्लेक्शन किसका है, भगवान का, गॉड का। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हो। कार्ल मार्क्स बिल्कुल ही अपोजिट बात करते हैं। जब मैंने अभी आपको बताया कि वो कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन को पहला एक्ट बताते हैं। अब इसमें क्या है, हीगल क्या कहता है, दैट्स व्हाई ही सेड कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि आपके जो स्टेट है वो क्या है, भगवान के बराबर है। ठीक है, तो आपको यदि कनेक्शन बनाना है भगवान के साथ, कनेक्ट रहना है, तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। जो स्टेट कानून बनाता है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हीगल कहते हैं, हीगल गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म टू अटेन द ट्रूथ। बेसिकली जो सत्य है उसको जानने के लिए वो क्या बताते हैं, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं। यही मार्क्स होते तो क्या बोलते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हो। लेकिन हीगल आइडियलिस्ट हैं तो वो बात करते हैं डायलेक्टिक आइडियलिज्म की। तो लेकिन डायलेक्टिक आइडियलिज्म को समझने के लिए वो बताते हैं 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स बताते हैं, जिसमें पहला है उनका यूनिटी ऑफ अपोजिशन। ये उनका बहुत ही बेस्ट, मैं तो मानता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा उन्होंने लॉ दिया था, जिसमें यूनिटी ऑफ अपोजिशन का मतलब यही है कि संसार में द्वंद्व है, हर चीज का अपोजिट आपको मिलता ही है। जैसे कि आपका जन्म है तो मृत्यु होगी, दिन है तो रात होगा। जैसे ही आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो गहराइयां अपने आप बढ़ने लगती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहाड़ पे चढ़ गए बिल्कुल चोटी पे और आपको मैंने ऊंचाइयां पा ली, अब कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा नीचे झुक के देखो, आपको गहराई दिखाई देगी। तो हर चीज का एक अपोजिट आपको संसार में मिलेगा। संसार अपने आप में द्वंद है। ठीक है, आप खुश हैं तो कभी दुखी भी होंगे, तो हर चीज का अपोजिट है। सक्सेस है तो फेलियर भी होगा। तो ये यूनिटी ऑफ अपोजिशन में वो बताते हैं। दूसरा है नेगेशन ऑफ नेगेशन। इसमें बेसिकली वो यही बात करते हैं कि 2 टाइप के ट्रूथ होते हैं, एक तो होता है लेसर ट्रूथ, एक होता है हायर ट्रूथ। तो जो लेसर ट्रूथ है वो पीछे रह जाता है, हम बढ़ जाते हैं ग्रेटर ट्रूथ की तरफ। बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जन्म और मृत्यु, बर्थ और डेथ। तो लेकिन वो बर्थ और डेथ में दोनों में से बताते हैं कि बर्थ क्या है, एक लेसर ट्रूथ है, लेकिन डेथ क्या है, एक हायर ट्रूथ है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हम मौत की तरफ चल देते हैं। भले ही आप कितने जन्मदिन बनाओ, लेकिन आप दिन पर दिन आप मौत की तरफ जा रहे हैं, डेथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप जन्म की तरफ नहीं जा रहे। तो इसलिए बताते हैं कि जो भी हिस्ट्री, अब यहाँ पे वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में जो भी चीजें जो चीजें पहले हुई होती हैं और जो चीजें बाद में होती हैं, बेसिकली जो बाद में जो चीजें हुई होती हैं वो पहली वाली चीज से सुपीरियर होती हैं। अब जब तुम देखो कि जैसे इंटरनेट की जो चीजें चल रही हैं, तो पहले जो इंटरनेट था आज का इंटरनेट है, तो वो आज का इंटरनेट आपका सुपीरियर होगा हिस्ट्री के इंटरनेट से। अब आगे आने वाले जो इंटरनेट जो सिस्टम होगा वो और ज्यादा सुपीरियर होगा। तो वो चेंजेस होगा, वो हायर ट्रूथ की तरफ हम जाते जा रहे हैं। तो एग्जांपल बर्थ और डेथ से आप समझ सकते हैं। थर्ड वो देते हैं लोग की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे क्या है, क्वालिटी में चेंज हो जाती है। ये तो आप बेसिकली वैसे भी समझ सकते हैं। तो ये तीनों ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन एंड फ्रीडम के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या बात करते हैं कि वो बताते हैं कि जो आदमी है ना, सबसे पहले वो बताते हैं जो एलिनेशन का मतलब है कि आइसोलेट होना, अलग होना, अलगाव की भावना होना, कि जो आदमी है वो जो अलग क्यों हो रहा है, जो यूनिवर्सल जो स्पिरिट है।
एक आदमी की जो स्पिरिट है वो यूनिवर्सल स्पिरिट मतलब जो गॉड है। यहाँ पे अब हम जो जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन जो थिंकर पढ़ रहे हैं, तो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, आत्मा आ जाएगी, और वहीं वो स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो हीगल है वो कहने की बात कर रहा है कि आदमी में जो अलगाव की भावना है, एक अलग अकेलेपन की जो भावना है, वो इसलिए आती है क्योंकि जो आदमी की जो स्पिरिट है वो अलग हो गई है यूनिवर्सल स्पिरिट से। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें भाई? तो अब वो बताते हैं कि जो जो इस चीज को करेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको जो यूनिवर्सल स्पिरिट है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब जरा वो स्टेटमेंट जरा याद करो जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या था, स्टेट, ये वाली स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये स्टेटमेंट जरा याद करो, जिसमें वो क्या करते हैं, स्टेट को क्या रखते हैं, इक्वल रख देते हैं भगवान के। तो अब वो यही डायरेक्शन, वो यही हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि इस अलगाव की भावना से, बेसिकली इस अकेलेपन से, जो आपको कनेक्शन अपनी जो स्पिरिट है यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ कनेक्शन आपको बिठाना है, तो जो गॉड का जो क्रिएशन है, जो स्टेट है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप जो यूनिवर्सल स्पिरिट है उसके साथ कनेक्शन बांध पाएंगे। ठीक है, तो स्टेट क्या है कि स्टेट गॉड के इक्वल रख दिया यहाँ पे आपके हीगल ने, और हीगल यही कहता है कि जो स्टेट जो लॉज बनाता है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जितना जो स्टेट है उसको फॉलो करोगे, जितना जो स्टेट के लॉज हैं उसका पालन करोगे, जितना स्टेट के लिए आप सेक्रीफाइस दोगे, उतना ही आप अपनी जो स्पिरिट है उसका कनेक्शन पाओगे। किसके साथ? यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ अपना कनेक्शन पाओगे। तो इस स्टेटमेंट की वजह से वो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो इसके बाद वो कहते हैं कि यदि ऐसी चीज़ें आप करोगे तो आप अपने आप को आज़ाद महसूस करोगे, फ्रीडम महसूस करोगे। इसमें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे हीगल और रूसो के जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे हमें सिमिलर नजर आते हैं। कि जैसे रूसो क्या कहता है कि रूसो बिलीव करता है कि मैन क्या है, मैन वैन एक्ट अकॉर्डिंग टू जनरल विल, की वो दो टाइप की विल बताता है आपका, कि रियल विल है, एक्चुअल विल है। तो जनरल विल में जो रियल विल है वो जनरल विल है, ठीक है, इकट्ठी होगी जो सारी जो रियल विल आती है वो जनरल विल होती है। तो आदमी यदि अपनी जनरल विल के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि और वो क्या करती है, जो जनरल विल विच इज एक्सप्रेस लॉज ऑफ स्टेट। अब जनरल विल जो एक्सप्रेस करती है जो स्टेट के रिगार्डिंग है, तो आदमी अपने आप को क्या पाता है, फ्री पाता है। तो इसीलिए जो जनरल विल को जो फॉलो करता है आदमी, तो इसलिए जो मार्क्स है वो बोलते हैं मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वर्क की लास्ट लाइन है उनकी। तो इसीलिए जो यहाँ पे रूसो भी यही बोल रहे हैं कि यदि आदमी जनरल विल के हिसाब से अपना काम करता है तो क्या होता है, आदमी अपने आप को फ्री पाता है। और ये जनरल विल का कॉन्सेप्ट किससे रिफ्लेक्ट करता है, आपके स्टेट से। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है हीगल का, वो लिंक करता है आपका किसके साथ, रूसो के साथ। क्योंकि हीगल भी यही बात करने की बात कर रहे हैं कि आप जो यूनिवर्सल जो स्पिरिट है, क्योंकि जो गॉड के इक्वल रख दिया है स्टेट को, तो स्टेट को आपको फॉलो करना है, स्टेट के लॉज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और जो स्टेट का जो स्टेट के जो हित में यदि आप अपने जो इंटरेस्ट है वो सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे हमने जो कांट और हीगल का जो कंपैरिजन देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो वॉर को जस्टिफाई करते हैं, कि वॉर टाइम पे आपको क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट जो स्टेट है उसकी भलाई के लिए त्याग देने हैं। ठीक है, वो वॉर को जस्टिफाई करते हैं कि वॉर यदि होता है स्टेट में तो क्या होता है कि इससे वो वॉर स्टेट में सही है। इससे क्या है कि आपकी देश प्रेम की भावना बढ़ती है, इससे स्टेट की स्ट्रेंथ पता लगती है, कितने आप देश प्रेमी हो इसका पता लगता है, कितने आप इंटरेस्ट त्याग सकते हो, तो ये सब चीज़ें पता लगता है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में एलिनेशन और फ्रीडम में, फ्रीडम बेसिकली इसमें वो रूसो के साथ थोड़ा सा अपना आइडिया लिंक करने की बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि थिंकर आपको सीक्वेंस में, यदि आपने जो थिंकर पढ़े हैं, बहुत ही तरीके से यदि आपने थिंकर पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे के साथ आपको इंटरलिंक, उनकी जो राइटिंग्स है, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके साथ कहीं ना कहीं आपको इंटरलिंक मिलेगा। आज जैसे हमने देखा, लोक का देख लिया, टैबुला रासा के बारे में, सोक्रेटिस का देख लिया, कांट का देख लिया, हीगल का देख लिया, रूसो का देख लिया, इसमें सब कुछ मर्ज हो गया। पेंथम का देख लिया, क्योंकि कांट के बारे में बात करते हैं तो डियोंटोलॉजिकल उनकी जो अप्रोच आती है, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे तो बेंथम के बारे में बात होगी, थियोलॉजिकल उनकी जो अप्रोच है, जो कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड है। ठीक है, और यदि इसके बारे में उसको ही हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण आपके कहते हैं कि निष्काम कर्म, कि काम कर फल की इच्छा मत कर। तो ठीक है, तो यही जो कांट बोलते हैं वही आपके श्री कृष्ण बहुत पहले बोल चुके हैं कि निष्काम कर, कि आप क्या काम कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन बेंथम तो क्या क्या कहता है कि मैं तो भाई पहले फल की इच्छा करूंगा, कि फल मुझे मिलेगा, मीठा फल मुझे मिलेगा तो मैं सच बोलूंगा, और यदि मुझे कड़वा फल मिलेगा, पेन मिलेगा, तो मेरे बस की बात नहीं है सच बोलने की, मैं तो झूठ बोल दूंगा। तो वो कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड है। कांट थोड़ा इंटरलिंक करते हैं अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझ सकते हैं। तो ये अपना हो गया। अब हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में मैंने आपको काफ़ी बताई दिया है, मार्क्स का हो गया, मार्क्स उनको क्रिटिसाइज करते हैं। कार्ल पॉपर की जो बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज,
तो जो एनिमीज़ कौन-कौन से मानते हैं कार्ल पॉपर, वो मानते हैं किसको, प्लेटो को, आपके मार्क्स को, हीगल को, इन तीनों को ही इस बुक में वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये तीनों ही दुश्मन हैं ओपन सोसाइटीज़ के, ठीक है? तो ये कार्ल पॉपर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, फ्योबैक क्रिटिसाइज़ करते हैं। फ्योबैक तो कहते हैं कि अब जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो स्टेट की वजह से चल रही हैं, स्टेट को हटा दो भाई। लेकिन यहीं पे हीगल की बात हम देखें तो वो स्टेट को तवज्जो दे रहे हैं, स्टेट को कह रहे हैं, स्टेट को भगवान के बराबर कह रहे हैं, यूनिवर्सल स्पिरिट बता रहे हैं कि यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ आपको जुड़ना है, जो आत्मा है यूनिवर्सल, जो भगवान की उसका आत्मा से जुड़ना है तो आपको स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट जो कानून बनाता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? स्टेट में यदि वॉर हो जाता है तो वॉर में आप अपने इंटरेस्ट त्याग दो स्टेट को बचाने के लिए, ठीक है? क्योंकि स्टेट क्या है, कि यूनिवर्सल स्पिरिट है, भगवान के बराबर उन्होंने रखा है। तो यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन होना ही था, इसलिए वो हीगल को भी क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है? तो अपना इसमें क्या है कि अपना क्रिटिसिज्म हो गया हीगल का। तो जब भी आप मार्क्स देखें तो आप हीगल को देखें, हीगल के साथ साथ आपको कांट का भी पढ़ना पड़ेगा, कांट का भी मैंने आपको बताया है, कांट पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत बेंथम भी देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मिला के अपना मार्क्स और हीगल कंप्लीट होते हैं। तो ये दोनों वीडियो आप एक साथ देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब जितने आप करेंगे, वीडियो जितना आप शेयर करेंगे, उससे मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोज़ बनाने का। तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे क्विज मिल जाएंगी, वो आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये वीडियोज़ अपनी चलती रहेंगी। होपफुली मैं यही कोशिश करूँगा कि आपका ऑलमोस्ट जो भी पॉलिटिकल साइंस का जो भी आपका सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है? तो इसके लिए आपको बस मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप अपना जो चैनल है उसको अपना प्यार दिखाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, बशर्ते वो पीसीटी का हो गया, यूजीसी नेट हो गया, टीजीटी सोशल साइंस हो गया, ठीक है? उन सभी को आप शेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।